Hello friends, I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का दिया हुआ टैक्सेशन का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है: कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वेनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। हमने ये 4 सिद्धांत देखा पिछले लेक्चर में, और आज जो हम देखेंगे दोस्तों, आज हम देखेंगे इसके अलावा बास्टेबल साहब का दिया हुआ सिद्धांत और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री जो कि इसके बारे में अपना अपना व्यू दिए हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आप आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है: फॉर हाउ मेनी ईयर्स ए पर्सन हैज टू बी हाई कोर्ट जज टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हाई कोर्ट जज में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? आप इसका आंसर मैसेज सेशन में जाकर मैसेज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि बिना देखे आप इसको मैसेज करें। दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर है ये 12 सिद्धांत जो लिखा हुआ है, उसमें से 4 सिद्धांत जो पिछले वीडियो में कवर कर दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब होता है उत्पादकता का सिद्धांत। ये जो थ्योरी जो है, इस थ्योरी को प्रोफेसर वास्टेबल साहब ने इसको एक्सपाउंड किया है, इसको समझाया है। इसके द्वारा टैक्सेशन का प्रथम सिद्धांत उत्पादकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये जो वास्टेकर साहब का ये है जो फर्स्ट सिद्धांत है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि टैक्स लगाने से सरकार को मेंटेनेंस के लिए संतोषजनक आय होनी चाहिए। अगर संतोषजनक आय नहीं है तो कर लगाने की कोई फायदा नहीं है, और कर इतना भी ना लगा दिया जाए जिससे कि प्रोडक्शन पर रुकावट आ जाए। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि प्रोडक्शन पे कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए, उतना ही टैक्स लगाइए कि प्रोडक्शन पर कोई रुकावट ना आए। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, लोच का सिद्धांत। टैक्स का इनकम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जब सरकार चाहे तब इस टैक्स को बढ़ाया या घटाया जा सके। उदाहरण के लिए, संपत्ति और वस्तुओं पर लगाए गए कर में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जितना इनकम टैक्स में होती है। इसलिए दोस्तों, सभी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता का सिद्धांत। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लगाना चाहिए, जिसके कारण राज्य के हर एक नागरिक द्वारा राज्य के राजस्व में अंशदान कर सके। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू सरकार के बजट जो होता है उसी से तय होता है। तो इसके लिए हर एक नागरिक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देना चाहिए, जिससे कि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बर्डन, यानी कि टैक्स का जो बर्डन है, ज्यादा नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता का सिद्धांत। टैक्स ऐसा होना चाहिए जो करदाता है, यानी टैक्स पेयर जो है, उनको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। टैक्स का प्रकृति क्या है, टैक्स पे करने का उद्देश्य क्या है, टैक्स भुगतान का समय क्या है, टैक्स पे करने के तरीके क्या है, या टैक्स पे करने का सुविधा क्या क्या है, उनको क्लियर होना चाहिए। कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी के अंदर यह देखा जाता है कि टैक्स जिस पर लगाया जाता है वो न्यूट्रल है या नहीं। मान लीजिए किसी चीज पर टैक्स लगा देते हैं, उस पर क्या है, उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है प्रोडक्शन पे, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन पर उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। यह देखा जाता है कि जिस पर टैक्स लगाया जाता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि जिस पर टैक्स लगाते हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन किया जाता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उस पर कोई उल्टा प्रभाव तो नहीं पड़ता। कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी और एक्सपेंडियंसी, औचित्यता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि टैक्स के इंपोज की पॉसिबिलिटी अनेक दृष्टिकोण से देखी जाती है। किसी पर टैक्स, किसी सामग्री पर टैक्स लगाया जाता है तो इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि इस टैक्स से टैक्स पेयर जो है उस पर क्या रिएक्शन होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि टैक्स लगाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसे सरकार लगाना सही नहीं मानती। जैसे प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर इनकम भारत के काफी सीमा तक वांछनीय है। ये जो प्रगतिशील कृषि आयकर है ये बहुत सारे सीमा तक वांछनीय है, परंतु यह आज तक उस ढंग से अधिरोपित नहीं किया जा सका है। जिस ढंग से उसको एक रूल बनाना चाहिए था टैक्स से रिलेटेड, उस तरह का नहीं बनाया गया है। और यह सिद्धांत प्रजातंत्र राज्यों में आवश्यक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद यहाँ उसे लगाना सरकार के द्वारा उचित नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, आर्थिक स्थिरीकरण के अंशदान के सिद्धांत। इसके अंतर्गत फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित देने के लिए यदि संभव हो सकता है तो स्टेबल फाइनेंशियल लेवल पे स्थापित किया जाना चाहिए, और इसके लिए एक अलग से टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का प्रोत्साहन देना चाहिए और स्टेबल फाइनेंशियल लेवल के स्थापित करना चाहिए। अगर हो सकता है तो इसके लिए एक अलग टैक्स का भी प्रोविजन लाया जा सकता है। कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज
में विभिन्न सरकार होती है, जैसे फेडरल और लोकल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भिन्न भिन्न करों में भी पारस्परिक तालमेल होनी चाहिए। कर लगाना तो कोई नहीं, सेंट्रल अपना लगाता है, स्टेट अपना लगाता है, लेकिन इन दोनों में तालमेल होनी चाहिए। इस संदर्भ में प्रोफेसर कैनन साहब का यह कहना है कि इक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक टैक्सेशन, इस जो टैक्सेशन के जो सिद्धांत हैं, इसके मूल्य सिद्धांत हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ एक्सपेंडियंसी, कैनन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन सब के बारे में हमने देखा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग इस सिद्धांत के बारे में कुछ समझे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।